बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले मैंने एंजाइटी के बारे में एक वीडियो अपलोड की थी। वो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही थी क्योंकि इसकी काफ़ी टॉपिक लंबा है। तो आज मैं इसका दूसरा पार्ट बना रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो पहला पार्ट जो है वो देख लिया होगा इस एंजाइटी के बारे में। क्योंकि ये जो एंजाइटी की प्रॉब्लम है, ये मतलब जो परेशानी या फ़िक्र कह लें, या कुछ लोग अक्सर हमारे जो मुल्क पाकिस्तान में तो वो अक्सर ये कहते हैं कि टेंशन की बीमारी लगी हुई है और इसको बहुत ज़्यादा टेंशन है किसी बंदे को। तो ये जो ना जो फ़िक्र की या परेशानी की जो एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है, तो ये काफ़ी कॉमन है। मैंने जो है ना ख़ुद जो है ना काफ़ी केसेस देखे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मैनेज भी किए हुए हैं। तो ये एंजाइटी एक तो होता है ना कि आप देखें, परेशानी तो एक नॉर्मल लाइफ में चलती है, थोड़ी बहुत जो है ना हर एक बंदे को कुछ ना कुछ डेली लाइफ में परेशानी हो जाती है। तो ये जो एंजाइटी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं पूरे उसकी के। और जैसा कि अगर आपने मेरी पहली वीडियो गौर से देखी है और सुनी है, तो उसमें मैंने एंजाइटी की जो मैंने टाइप्स डिस्कस की थी, मतलब बहुत सारी एंजाइटी की ये समझने की किस्में हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर अभी तक आपने पहला पार्ट उसका नहीं देखा तो पहला पार्ट वो देख लें, तो फिर ये पार्ट उसके साथ मिला के देखें तो फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। चलें, ये अभी जो है ना इसका जो दूसरे इस पार्ट में ना, तो मैं आपको जो एंजाइटी की जो है ना कॉजेज़ बताऊंगा, मतलब किन वजहों से जो है ना क्या क्या वजूहत होती हैं जिनसे जो एंजाइटी का जो लोग शिकार हो सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो बहुत सारी केसेस में जो है ना एंजाइटी के जो एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चलती कि क्या जो है ना मतलब बंदे को रीज़न है। कि ये ख़ास तौर पे जो मेंटल डिसऑर्डर जितने भी हैं, तकरीबन ओवरऑल मैं एक बात कर रहा हूँ, उनकी जो है ना बहुत कम केसेस मतलब एग्जैक्ट काज जो है ना वो नहीं पता। वो फिर बायोकेमिकल और उस तरह को चेंजेस आते हैं जो मतलब जो है ब्रेन में जो सारा वो जो सब्सटेंसेस जो मतलब जो हमारे जो हार्मोन वगैरह उनके अप डाउन जो है ना वो एक मतलब फैक्टर्स हैं। लेकिन ये मैं ये बात कर रहा हूँ कि कभी जो है ना उसकी एग्जैक्ट कॉज जो है ना बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर की वो नहीं पता चली, क्योंकि इस पर इन चीज़ों पे बहुत रिसर्च हो रही है। बहुत हद तक कुछ सालों बाद जो है ना हर एक मेंटल डिसऑर्डर की एग्जैक्ट जो है ना कॉज पता चल जाए। लेकिन ये बारह जो है ना कि इसमें ये होता है कि जो किसी बंदे के कोई बेटर एक्सपीरियंस है लाइफ में, मतलब कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए हैं और जो है ना और जो है वो उनको जो है ना उसको वो ट्रिगर करते हैं मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर को। ठीक है, मतलब जो है जो ऑलरेडी मिसाल के तौर पे जिनको ऑलरेडी कोई फैमिली लेट से हिस्ट्री है और वो प्रोन है एंजाइटी पे, तो उनको जो है ना वो एंजाइटी डिसऑर्डर की ज़्यादा चांस है। मतलब जिन लोगों का फैमिली हिस्ट्री या इनहेरिटेड ट्रेड्स होती हैं तो उनको एक तरह का वो फैक्टर होता है। तो इसके अलावा ये ना कि कुछ मेडिकल कॉजेज़ भी हो सकती हैं, मतलब कोई अंडरलाइन लट से कोई और बीमारी लगी है तो उसकी वजह से भी एंजाइटी हो सकती है। जो है ना उसमें जो है ना कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो है ना एंजाइटी की सिम्टम जो है ना जो मतलब वो जो है जो मैंने पहली वीडियो में बताई थी, वो कभी कभी इस तरह भी हो जाता है कि वो सिम्टम पहले आ जाती है और मेडिकल इलनेस बाद में शुरू हो जाती है। मतलब एक तरह का वो इशारा होता है कि कुछ और मेडिकल इलनेस स्टार्ट होने वाली है। तो उसमें ये होता है कि अगर मतलब जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमें अगर शक पड़ता है जो है ना कि एंजाइटी किसी मेडिकल की कॉज की वजह से हुई है, तो फिर यह ना कि हम फिर उसका पूरा प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन वगैरह करते हैं, टेस्ट वगैरह लेते हैं पूरा, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि कोई और अंडरलाइन कॉज तो नहीं है। उसमें मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ जो एंजाइटी मतलब जो मेडिकल रीज़न होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं जो एंजाइटी के साथ लिंक होती हैं। इसमें हार्ट डिजीज़ बहुत सारी होती हैं। ठीक है, डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ एक मतलब जो है ना क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एक तरह की पूरी उम्र चलने वाली बीमारी होती है, तो वो जो है ना वो एंजाइटी के साथ लिंक्ड है। डायबिटीज़ में तो मैंने उर्दू में 4 वीडियोस बनाई हुई हैं, इंग्लिश में 2 वीडियोस इसी चैनल पे, तो वो बहुत ज़्यादा मालूमाती वीडियोस हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, फिर यह है कि इसका जो है इसके अलावा जो है और एंजाइटी के जो लिंक होता है कि कोई जो है लेट से कि थायराइड का जो है प्रॉब्लम है एक बंदे को। ठीक है, थायराइड ख़ास तौर पे जो थायराइड की प्रॉब्लम जो एक तो होती है ना कि हाइपोथायराइडिज्म, मतलब थायराइड की जो उसमें जो आयोडीन की कमी होती है। एक होती है हाइपरथायराइडिज्म, मतलब जो है ना वो थायरॉक्सिन जो है ना वो जो हार्मोन होता है थायराइड का वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बनना शुरू होता है। मतलब जो हाइपोथायराइडिज्म में थायरॉक्सिन कम होता है। ठीक है,
कुछ लोगों में आयोडीन की कमी की वजह से कुछ ऐसे इलाकों में वो उनको होती है थायराइड की प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ये कि कुछ लोगों को जो है मतलब जो था ख़ास तौर पे जो एंजाइटी की मैं बात करूँ, क्योंकि मेरी ये वीडियो एंजाइटी के बारे में, तो हाइपरथायराइडिज्म है ना जो इस पर जो है जिनको मतलब जो थायरॉक्सिन ज़्यादा हो जाता है जो है, तो उस वजह से जो एंजाइटी की जो सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। हाइपरथायराइडिज्म पे भी मेरी वो वीडियो है इसी चैनल पे ऑलरेडी मैंने जो है ना वो बनाई हुई है, तो वो अगर आपको अगर नहीं देखी तो वो भी आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ अगर लेट से कुछ सांस का किसी का मसला है, जैसे जो है ना मिसाल के तौर पे COPD एक बीमारी होती है जिसको क्रोनिक जो एक एब्रीवेशन है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की COPD, ठीक है। और फिर इसके अलावा जो है अगर सांस की और एक बड़ी लंबी चलने वाली प्रॉब्लम है दमा की बीमारी, एस्मा कहते हैं, ब्रोंकियल एस्मा जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी, उसकी वजह से उसके साथ भी एंजाइटी का लिंक हो सकता है। तो ये जो इन दोनों बीमारियां हैं जैसे जो मतलब जो एस्थमा की बात की है COPD पे, इस पर भी मैंने काफ़ी अच्छी वो वीडियोस बनाई हुई हैं, इसी चैनल पे मौजूद हैं। फिर यह कि कुछ लोगों को लेट से कोई ड्रग उनको किसी ड्रग एडिक्ट है, मिसयूज़ हो गया, या फिर उनको लेट से कि वो ड्रग्स एडिक्ट थे, उनको फिर उसको मतलब एक विड्रॉल की जो मतलब उसके जब वो छोड़ते हैं तो विड्रॉल की वजह से भी एंजाइटी हो सकती है, मतलब मिस यूज़ की वजह से जो ड्रग्स ले रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकती है, और जब वो ड्रॉ करते हैं उसकी वजह से भी हो सकती है। फिर यह कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उससे जब वो विड्रॉल मतलब जो उनको हम छुड़वाते हैं मतलब मेथड से, तो वो फिर भी उनको एंजाइटी हो सकती है। या फिर लेट से कि जो ऑलरेडी कोई एंजाइटी की मेडिकेशन ले रहे हैं जो जैसे एक मेडिकेशन कॉमनली जो प्रिस्क्राइब करते हैं जो बेंजोडायज़ेपिन का एक ग्रुप है, तो वो जब उनको वो छुड़वाने पे आते हैं तो उस पर भी कुछ लोगों को फिर एंजाइटी हो जाती है। या कुछ और इसके अलावा और भी मेडिसिन हो सकती हैं, काफ़ी वो बड़ी डिटेल डिस्कशन हो जाएगी। वो मैं आपको एक सरन बता रहा हूँ कि एक तो जो एंजाइटी की जो मेडिसिन है उनको लेने से वो हो सकता है, मतलब उनको लेने की बात कर रहा हूँ मतलब छोड़ने से, मतलब एक तो ये ना कि एंजाइटी की ट्रीटमेंट बंदा ले रहा है, तो जब वो कुछ अरसे बाद उसको छुड़ाएंगे तो फिर भी एंजाइटी जो है ना एक तरह की वापस आ सकती है। तो उसको फिर डिफरेंट तरीके होते हैं कंट्रोल करने के, ठीक है। तो ये एक तो रीज़न है कि जो मतलब जो विड्रॉल जो है अल्कोहल और बेंजोडायज़ेपिन से। फिर यह कि जो कुछ लोगों को जो है बहुत कुछ क्रॉनिक किस्म का पेन है, ठीक है, लेट से कि जो बहुत मतलब को बॉडी की ऐसी कंडीशन है जिनको वो लंबे अरसे तक कोई बॉडी में पेन चाह रहा होता है, या मतलब जो है एक कंडीशन होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS, उसमें जो है ना कि वो आमतौर पे कुछ पेट का गड़बड़ होती है, कभी कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है जो है, या फिर लेट से कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मतलब वो तो वो जो है ना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी एंजाइटी का बायस बन सकती है। मेरी इसी चैनल पे जो ना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पे भी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की है, वो भी है, वो आप देख सकते हैं, वो बड़ी मालूमाती वीडियो है। फिर यह कि जो हमारे जो हार्मोन है बॉडी में, कुछ ऐसे रेयर किस्म के ट्यूमर्स होते हैं जो एक तरह के जो फाइट और फ्लाइट वाले जो हार्मोन है हमारे बॉडी को जो मतलब जो ख़तरे की एक तरह की ख़तरे के वक्त वो एक्टिव हो जाते हैं, तो वो जो है उस तरह के जो ट्यूमर हैं जो वो वाले हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाए तो फिर भी जो है वो एंजाइटी हो सकती है। फिर यह कि एंजाइटी जो है मेडिकेशन का भी साइड इफ़ेक्ट हो सकती है कुछ मेडिकेशन का, और इसके जो है ना मतलब ये है कि जब ये एंजाइटी हम देखते हैं कि कोई मेडिकल कंडीशन के आखिर में एक तो होता है ना कि एक एंजाइटी डिसऑर्डर आपका जनरल एंजाइटी एंजाइटी की परेशानी है, मतलब बगैर किसी के अंडरलाइंग मेडिकल इलनेस है, एक तो वो अलग एक वो होती है ना, और एक जो मतलब ये ना कि जो मेडिकल कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होती है, उसमें यह है कि हम ये फाइंड आउट करते हैं कि लेट से कि एक बंदे के जो है ब्लड कोई रिलेटिव में कोई एंजाइटी की हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स को नहीं थी या सिबलिंग को भी नहीं है, तो अगर उसका मतलब ये है कि अगर लेट से एंजाइटी उसको होगी है, एक बंदे की हिस्ट्री भी नहीं है, तो फिर यह हो सकता है उसकी जो एंजाइटी किसी मेडिकल कंडीशन के साथ लिंक्ड हो, ठीक है। या फिर यह कि किसी एक बंदे को एंजाइटी वाला हमारे पास पेशेंट आ जाए, उसको बचपन में या वो टीनेजर था तो उसको उस टाइम पर एंजाइटी नहीं थी, अब उसको शुरू हो गई है और उसकी फैमिली हिस्ट्री वाला भी नहीं है, तो फिर भी ये ना कि ये हम चेक करते हैं कि हो सकता है कोई और अंडरलाइन डिसऑर्डर हो।
या जो है ना उसमें कुछ ऐसी भी जो मतलब चीज़ें आ जाती हैं कि मतलब ये कि एक तो होता है ना कि फोबियाज होते हैं, जब आप चीज़ों को अवॉइड करते हैं वो भी एनजाइटी के डिसऑर्डर में ही आते हैं। तो एक बंदा जो है ना इस तरह की चीज़ें फोबियाज के साथ जो वो नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ें सिचुएशन या चीज़ों को अवॉइड भी नहीं करता एनजाइटी की वजह से, तो फिर भी अगर एनजाइटी हो रही हो तो फिर इसका मतलब एक ये समझ मतलब आ सकता है कि हो सकता है इसको कोई मेडिकल कंडीशन जैसे मैंने पहले मेंशन की उसके साथ जो एनजाइटी हो। ठीक है, या फिर यह कि एकदम से आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाए, जो आपकी जो लाइफ इवेंट्स या कोई ऐसे कोई प्रीवियस हिस्ट्री ना हो एंजाइटी की, या इस तरह के कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स ना हो, तो फिर अगर एकदम से एंजाइटी स्टार्ट हो गई तो इसका ये भी हम मतलब ले सकते हैं कि हो सकता है कुछ मेडिकल कंडीशन। मतलब ये बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, ये बड़ी एक तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उसको हम सारे फैक्टर रूल आउट करते हैं कि ये एंजाइटी वैसे वाली एंजाइटी है, मतलब एक ना परेशानी की बीमारी है, या उसको कोई साथ मेडिकल की इलनेस लगी हुई है जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है। तो वो सारे जो मैं इसीलिए चीज़ें आपको तफसील से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि एंजाइटी किस किस वजह से हो सकती है और बगैर किसी वजह से के भी हो सकती है। अब मैं इसके जो ना रिस्क फैक्टर बता देता हूँ। तो इसके जो रिस्क फैक्टर में एक तो ये है कि जो अगर लेट से कि कोई जब एंजाइटी के जब पेशेंट आते हैं तो हम उनसे हिस्ट्री जब लेते हैं तो हम पूछते हैं कि कोई अगर उनके जो बचपन में कोई ऐसा कोई ट्रॉमेटिक इवेंट तो नहीं हुआ, कोई चाइल्ड अब्यूज़ की कोई हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो वो जो है ना एक तरह का वो ट्रिगरिंग मतलब रिस्क फैक्टर में वो आ जाते हैं कि जो है ना कि कभी किसी लेट से किसी बच्चे के साथ कोई ज़्यादती हुई है बचपन में, या कुछ ऐसी वो जो है उसको मार पड़ती रही है ज़्यादा, तो वो बाद में एक लाइफ में उसके एक एंजाइटी की शक्ल में सामने आ सकती है। ठीक है, या जो है लेट से कि कोई किसी जो है बंदे को कोई स्ट्रेस का शिकार है, जो उसको मतलब कोई अंडरलाइन कोई हेल्थ कंडीशन है या सीरियस इलनेस है जो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ठीक है, कि जैसे कि ट्रीटमेंट कैसे होगी और बीमारी से मैं कैसे ठीक होऊंगा, तो ये जो ना ये भी एक तरह का रिस्क फैक्टर है। मतलब एक तो पहले मैंने ट्रॉमा बता दिया, अभी जो ना स्ट्रेस किसी की इलनेस की वजह से, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। फिर ये कि स्ट्रेस एक तो बिल्डअप भी हो जाता है, मतलब ये कि छोटी छोटी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर लेट से बंदा बार बार उसको वो एक्सपोज रहा है, उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ज़्यादा होती रही हैं, तो वो बाद में एक तरह की वो बड़ी परेशानी या एंजाइटी की शक्ल में ज़ाहिर हो सकती है। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे एक बंदे के फैमिली में कोई करीबी बहुत ही करीबी जो है ना उसकी फैमिली में मेम्बर की डेथ हो गई है, उसके साथ जो उसकी बहुत अटैचमेंट थी, तो ठीक है, तो फिर ये कि और फिर ये कि उसको उसी बंदे को कोई वर्क स्ट्रेस भी लगा हुआ है या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मतलब ये समझ लें कि ये सारे फैक्टर इकट्ठे हो गए हैं, तो वो स्ट्रेस एक तरह का बिल्डअप होना शुरू है। मतलब यानी कि एक तरह की बहुत सारी परेशानियां इकट्ठी हो जाएँ तो वो स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक फैक्टर है एंजाइटी को मतलब एक तरह का बढ़ाने में। ठीक है, और फिर यह कि कुछ लोग होते हैं जिनकी कुछ डिफरेंट वो पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं जो दूसरों की निस्बत, मतलब ये कहते हैं कुछ लोग बड़े काम कूल होते हैं जो बड़ी बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी घबराते नहीं हैं, और कुछ लोग छोटी छोटी सिचुएशन में घबरा जाते हैं। तो जो ज़्यादा जो लोग घबरा जाते हैं, इस तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनको भी ये एंजाइटी डिसऑर्डर का होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, या फिर लेट से कि कोई और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर लगे हुए हैं, जैसे कोई डिप्रेशन है। डिप्रेशन के तो मैंने जैसे पहले भी बताया ना कि डिप्रेशन आमतौर पर एंजाइटी के साथ मतलब वो डिप्रेशन भी आमतौर पे वो हो जो है ना वो मतलब जो है ना डिप्रेशन की प्रॉब्लम जो है, इस पे मेरी बड़ी अच्छी भी वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो वो जो है ना उसके साथ एंजाइटी का लिंक भी हो सकता है, आमतौर पे दोनों हो सकते हैं। या फिर यह कि फैक्टर यह कि अगर ब्लड रिलेटिव हैं कोई जो है जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर है, मतलब पेरेंट्स को है या सिबलिंग को है, तो उसका भी आपका चांस है। ठीक है, या कोई ड्रग मतलब एडिक्ट है या अल्कोहल यूज़ या उसका मिस यूज़ का जो है ना वो या उसकी विड्रॉल पे, मतलब इन चीज़ों की विड्रॉल पे भी एंजाइटीज़ मतलब वो एक तरह की बढ़ सकती हैं। तो ये तो मैंने रिस्क फैक्टर बता दिया। अभी मैंने जो है इसकी मैं थोड़ी आपको कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ। ये वैसे ये वीडियो भी लंबी होती जा रही है, तो जो है ना कि उसमें यह है कि एक तो ये है कि एंजाइटी डिसऑर्डर जब होता है ना, एक वो सिर्फ ये नहीं है कि आप एक तरह की परेशानी का शिकार हो, उसमें और भी एक तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ठीक है, मतलब जो है ना कि अगर वो ये एंजाइटी बेसिकली कुछ और मेडिकल कंडीशन, हमारा फिजिकल कंडीशन या मेंटल कंडीशन को भी लीड कर सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर डिप्रेशन है,
जो आमतौर पे मैंने पहले बताया कि एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, या कुछ और मतलब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो सकते हैं। मतलब ये मैं जो बता रहा हूँ, एंजाइटी होने की बताते हुए, एक तो एंजाइटी की बीमारी होने की आगे जो कॉम्प्लिकेशन है, मतलब उससे क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। फिर यह कि ये मतलब एक तो ये डिप्रेशन वालों का मैंने बता दिया। सब्सटेंस मिसयूज़, मतलब कुछ लोग जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जो है ना, वो जो है उनको जो है ना कि मतलब ये कि ये कुछ ये समझ लें कि जो एंजाइटी का शिकार ये ना कि उनको ये भी हो सकता है कि उनको मतलब कोई ड्रग एडिक्शन की आदत पड़ जाए, मतलब बाद में पहले उनको एंजाइटी हुई और फिर कुछ लेट से किसी कोई और नशा उनको किसी ने बताया कि ये ड्रग ले लो, ये ठीक होगी, इससे ठीक हो जाता है, तो उनको उन ड्रग्स का भी वो मतलब एडिक्ट्स हो सकते हैं, मतलब बाद में एंजाइटी होने के बाद। ये सब्सटेंस अब्यूज़ है। मतलब एक तो सब्सटेंस मिस यूज़ के बाद एंजाइटी हो सकती है ना, लेकिन यह कि जब एंजाइटी एक बंदे को ऑलरेडी हो तो फिर वो उसके बाद उसको सब्सटेंस मिस यूज़ की आदत वो पड़ सकती है। फिर यह कि कॉम्प्लिकेशन यह कि जो इंसान को नींद का भी मसला, इंसामनिया जो बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे नींद पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने वो बताया हुआ कि अच्छी नींद लेने के क्या तरीके हैं और कैसे आप बेबी की तरह सो सकते हैं। वो भी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आप मेरे चैनल पे मौजूद है, तो वो आप दे सकते हैं। फिर यह कि इसके अलावा जो है ना आपकी जो मैदा अपसेट हो सकता है, आपकी मतलब निज़ाम में गड़बड़ हो सकती है, ये भी एक एंजाइटी की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। या कुछ लोगों को एंजाइटी की वजह से बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहने लगता है और बहुत क्रॉनिक पेन भी हो सकता है, मतलब बॉडी में ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म में बॉडी पेन भी हो सकता है। ये एक और कॉम्प्लिकेशन एंजाइटी की। फिर यह कि सोशल, कुछ लोग बहुत आइसोलेट हो जाते हैं जब उनको एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो वो क्योंकि एक ऑलरेडी परेशानी से वो से गुजर रहे होते हैं, तो वो जो है ना वो लोगों से भी कभी कभी दूर हो जाते हैं, तो ये सोशल आइसोलेशन भी एक कॉम्प्लिकेशन है। या ये कि लेट से कि वो ज़ाहिर है जहाँ पे काम करते हैं, या स्कूल में, मतलब ये बच्चे स्कूल में जाते हैं लेट से, या कोई जो है मतलब कोई ऑफिस में कोई काम में जाते हैं, तो वो जो है उनके साथ ज़ाहिर है जब वो एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे तो उनकी ये चीज़ें मतलब उसमें इंटरफेरेंस हो सकता है, लाइफ की क्वालिटी बड़ी पुअर हो सकती है। ज़ाहिर है एक बंदा जो ऑलरेडी मतलब एक परेशानी का शिकार है, उसको कांस्टेंट वरीज रहती हैं, तो वो जो है ना उसकी लाइफ भी बिल्कुल एक तरह की बड़ी वो उसमें बिल्कुल उसकी जो है ना वो ज़िंदगी उसकी एक तरह की जीरन हो सकती है। फिर यह कि इसमें कुछ एंजाइटी का अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ख़ासतौर पर डिप्रेशन के साथ लिंक हो, तो फिर कुछ लोग सुसाइड की भी टेंडेंसी हो जाती है। तो ये तो खैर इस स्टेज पे तो बड़ी वो ख़तरनाक हो जाता है, तो ऐसी स्टेज में तो फौरी तौर पे वो जैसे मैंने पहले बोला पिछली वीडियो में दिखाना चाहिए। तो ये जो है ना अभी तो मैंने ये रिस्क फैक्टर कॉम्प्लिकेशन और जो है ना वो आपको बता दिए। और ये जो अब मैं समझता हूँ ये जो वीडियो काफ़ी ये भी लंबी हो जाएगी, और इंशाल्लाह मैं फिर इसका तीसरा पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं इंशाल्लाह प्रिवेंशन इसकी एंजाइटी की कैसे इसको आप अपने आप को मतलब एंजाइटी से बचा सकते हैं, तो और फिर इनके डायग्नोज कैसे करते हैं, फिर इसकी क्या ट्रीटमेंट मतलब क्या मैनेजमेंट करते हैं, तो फिर जो है ना ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, और तीसरा पार्ट मुझे लगता है इंशाल्लाह तीसरे पार्ट में ये टॉपिक इंशाल्लाह कंक्लूड हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।